नमस्कार। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्पर्श भाग 2 से गद्य भाग से बड़े भाई साहब नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए आज के पाठ के रूपरेखा पर एक नज़र डालें। इस पाठ में केवल 2 ही पात्र हैं जिनका परिचय आपसे करवाएंगे। फिर पाठ परिचय होगा, फिर पाठ सारांश भाग 1, 2, 3 के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। कहानी शीर्षक की सार्थकता बताई जाएगी। बड़े भाई साहब का चरित्र पर भी प्रकाश डाला जाएगा। मुहावरे पर भी एक नज़र डाला जाएगा। बड़े भाई साहब के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनका जन्म 13 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ था। 8 अक्टूबर को 1936 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जीवन परिचय। प्रसिद्ध हिंदी कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी के समीप लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1896 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, अतः उन्हें एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापन कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। बाद में वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर तक पहुंच गए। उन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। सन 1920 में महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। इसके पश्चात वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रेमचंद नाम उन्होंने लेखन के लिए अपनाया और वही प्रसिद्ध हो गया। प्रारंभ में वह उर्दू में लिखते थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी उर्दू रचनाएं हिंदी में अनुदित की। उन्होंने अपना एक छापाखाना खोला और एक मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। आगे चलकर उन्होंने मूल रूप से हिंदी में ही लिखना शुरू कर दिया। सन 1936 में उनका स्वर्गवास हो गया। इस पाठ में केवल 2 ही पात्र हैं, एक लेखक स्वयं और दूसरा उनका बड़ा भाई। यह पाठ अध्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। बड़े भाई का विचार है कि शिक्षा व्यवस्था चीज़ों को सीखने से ज़्यादा रटने पर जोर देते हैं। लेखक तीव्र बुद्धि का है, ज़्यादा खिलता है, डांट भी खाता है, परंतु मोह माया में पड़ा रहता है। लेखक के बड़े भाई अध्ययनशील ना पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटते डपटते रहते। पात्र परिचय। लेखक तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और ना पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट भी खाते, परंतु वह खेल के मोह का त्याग नहीं कर पाते, जिस कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहते। ना पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटा करते और ना पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में भी बताते। अत्यधिक पढ़ने के बावजूद भी कक्षा में फेल कर जाते। पाठ योजना। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने 2 भाइयों के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। दोनों भाई छात्रावास में रहते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई से 5 वर्ष बड़ा है। वह स्वयं खेल कूद की ओर ध्यान न देकर हर समय पढ़ता रहता है। अपने इस व्यवहार तथा उपदेशों द्वारा वह छोटे भाई को अनुशासन में रखने का प्रयास करता है। छोटा भाई अपने को खेल के मैदान में जाने से रोक नहीं पाता। छोटे भाई की अपनी कमी को जानते हुए भी, डांट खाते हुए भी खेल नहीं छोड़ पाना उसके बाल सुलभ खिलाड़ी स्वभाव पर प्रकाश डालता है। वह टाइम टेबल बनाता रहता है पर कभी पालन नहीं करता है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। यह कहानी 3 भागों में विभाजित है। इसका सार इस प्रकार है। पहला, मेरे भाई साहब आयु में 5 साल बड़े होने पर भी केवल 3 कक्षा आगे थे। वे पढ़ाई में जल्दबाजी के पक्षपाती नहीं थे। वे 1 साल की पढ़ाई 2-3 साल में करते थे ताकि उनकी नींव मजबूत हो जाए। मेरी उम्र 9 साल तथा उनकी उम्र 14 साल की थी। उनका मुझ पर पूरा अधिकार था। मुझसे यह अपेक्षा की जाती थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। वे पढ़ते लिखते रहने का दिखावा करते रहते थे। वे एक शब्द या वाक्य को व्यर्थ ही कई बार लिखते रहते थे। कोई चित्र बनाते रहते थे। मैं 5वीं कक्षा में था और भाई साहब 9वीं कक्षा में थे। मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर
कई मनोरंजक खेलों में लग जाता था। कमरे में आते ही भाई साहब का क्रोध झेलना पड़ता था। वे हर समय डांटते रहते, कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक शब्द भी नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी पढ़ने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। तुम तो घोंघा हो और मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ। दादा की गाढ़ी कमाई क्यों बर्बाद करते हो? यानी घोंघा माने स्नेल, जो बहुत ही धीरे चलता है। आंखें फोड़ने का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा मेहनत करना। मैं भाई साहब की लताड़ सुनकर रोता रहता। टाइम टेबल बनाकर बार बार इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, किंतु उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाता। प्रकृति का मोहक वातावरण मुझे अपनी ओर खींच ले जाता। मैं भाई साहब की फटकार और घुड़कियाँ खाकर खेल कूद का तिरस्कार भी नहीं कर पाता। दूसरा, आगे चलकर वार्षिक परीक्षा में मैं तो कक्षा में प्रथम आया और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब केवल 2 साल का अंतराल रह गया। मैं भाई साहब से कहना तो बहुत चाहता था, पर चुप रहा। पर एक दिन भाई साहब मुझ पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? उन्होंने रावण के घमंड का उदाहरण भी दिया। उन्होंने आगे की कठिन पढ़ाई से डराया भी। इतिहास और ज्योमेट्री की कठिनाइयों का उल्लेख भी किया। परीक्षा में पास होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का लेख लिखने को कह दिया। अब इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? स्कूल का समय निकट था। भाई साहब की उपदेशमाला जारी थी। भाई साहब ने अगले दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा था। तीसरा, फिर सालाना परीक्षा शुरू समाप्त हुआ। संयोग से मैं तो पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। कक्षा में फिर प्रथम आने पर मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, फिर भी बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया था। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। वे समझने लगे थे कि अब मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। अब मेरे मन में यह बात बैठ गई कि मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, पास हो ही जाऊंगा। एक दिन संध्या समय में हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए जा रहा था। सहसा मेरी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। उन्होंने काफ़ी डांटा फटकारा। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब 8वीं कक्षा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, अन्य कई अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते थे, और एक तुम हो तो 8वीं कक्षा में आकर भी लड़कों के साथ कनकौवे लूटने के लिए दौड़ रहे हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर हो आओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। समझ किताबें पढ़ने में नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। मैं भाई साहब की युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। तब मुझे अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। तभी एक कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, अतः उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। बड़े भाई साहब कहानी शीर्षक की सार्थकता। बड़े भाई साहब कहानी में के आधार पर बहुत ही सार्थक व उचित है। कहानी के मुख्य पात्र बड़े भाई साहब हैं, जो अपने छोटे भाई से केवल 5 साल बड़े हैं। वे अपने छोटे भाई के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं और उसकी सही मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए वे अपने बाल मन की इच्छाओं को भी दबा देते हैं और हर समय पढ़ते रहते हैं ताकि छोटा भाई उनका अनुसरण कर सके। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बड़ा भाई उम्र, अनुभव और कक्षा में बड़ा है, इसलिए वह छोटे को समझाना, डांटना, उपदेश देना अपना कर्तव्य और अधिकार समझता है। छोटे भाई पर उसका प्रभाव भी पड़ता है, पर वह बड़े भाई के उपदेश का पालन नहीं कर पाता। पूरी कहानी में बड़े भाई साहब का ही हर जगह पूरी तरह प्रभाव है तथा लेखक अपने उद्देश्य को बड़े भाई साहब के माध्यम से कहने में सफल हुआ है। बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब में बड़े भाई साहब ही मुख्य पात्र हैं। पूरी कहानी इन्हीं पर घूमती रहती है। वे कहानी के मुख्य पात्र हैं जो अपने से 5 साल छोटे भाई के साथ हॉस्टल में रहते हैं। कहानी के प्रारंभ में
छोटे भाई से 3 कक्षा आगे हैं। वे बहुत ही अध्ययनशील हैं, हमेशा पढ़ाई में लीन रहते हैं। दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते हैं या उटपटांग वाक्य लिखते हैं। पढ़ाई के मामले में उनका दृष्टिकोण भिन्न है। उनके विचार में यदि नींव मजबूत न हो तो भवन ढह जाता है। पढ़ाई के लिए भी नींव मजबूत करने के लिए वे एक कक्षा में 2-3 साल लगाना उचित समझते हैं। हर दम पढ़ते रहने से उनका चेहरा तो मलिन हो जाता है, लेकिन परिणाम फेल होने का निकलता है। बड़े भाई साहब अपने कर्तव्य का पालन बहुत मजबूती से करते हैं। छोटे भाई पर कड़ी निगाह रखना, समय समय पर उपदेश देना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की बात की अवहेलना तो नहीं करता, परंतु अपने को खेलने से भी रोक नहीं पाता। बड़े भाई के अंदर भी खेलने की प्रवृत्ति है, पर वे उसे प्रकट नहीं होना देना चाहते। बच्चों में खेलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, पर बड़े भाई साहब इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर पढ़ते हैं। यह रहस्य एक दिन वह छोटे भाई के सामने खोल देते हैं कि उनका मन भी खेलने को करता है। इसका परिचय तब मिलता है जब वे पतंग लूटने के दौड़ते हैं। वे अपने छोटे भाई से प्यार करते हैं, इसलिए उसे समय समय पर समझाते व उपदेश देते रहते हैं। वह एक अभिभावक का व्यवहार करते हैं। पाठ में आए प्रमुख मुहावरे। आपा खोना मतलब गुस्से पर काबू न रहना। दूसरा, सिर पर नंगी तलवार लटकना। मुसीबत सामने पड़ना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात मूर्ख व्यक्ति के हाथ सफलता लगना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन परिश्रम करना। दांतों पसीना आना, कठोरता का सामना होना, कठिनता का सामना होना। ऐरा गैरा नत्थु को है खैरा, मूर्ख नासमझ। आड़े हाथों लेना, सख्ती से पेश आना, कठोरता दिखाना। तो बच्चों,